In this lecture, we are going to discuss about chapter number 9 numerical problems. सबसे पहले 9.1 की बात करते हैं. Two unequal point charges repel each other with a force of 0.4 न्यूटन. साथ साथ लिखते हैं डेटा. हेडिंग में बनाता हूं गिवन की. हमें सबसे पहले क्या चीज बताई जा रही है? हमें फोर्स की वैल्यू बताई जा रही है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं फोर्स. और वो फोर्स को मैं F1 कहूंगा क्योंकि आगे और फोर्सेस की भी बात होनी है. और ये कितनी है? 0.4 न्यूटन्स. व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर उन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे. 5 सेंटीमीटर या 5.0 सेंटीमीटर, इसको R1 कह लेते हैं. और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि आगे जाके जब हम कैलकुलेशंस देखेंगे तो सेंटीमीटर्स वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे. कर भी लें कोई फर्क नहीं पड़ता. करना क्या है मुझे? फाइंड द फोर्स विद ईच चार्ज यानी एक्सर्ट्स ऑन अदर, यानी एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा वो आपने फाइंड आउट करनी है अगर व्हेन दे आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट और बी पार्ट में कहता है 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दो डिस्टेंसेस और मुझे गिवन है, वो भी लिख लें. एक डिस्टेंस को हम कह लेते हैं R2. इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि 2.5 सेंटीमीटर है. और एक और डिस्टेंस है जो थर्ड डिस्टेंस है, उसको R3 कह लें. और वो हमारे पास कितना है? 15.0, या आप उसे 15 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं. और इन दोनों डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करनी है जो एक चार्ज दूसरे के ऊपर लगाएगा या दूसरा पहले के ऊपर लगाएगा. ओके, तो हमें फाइंड आउट करनी है फोर्स ड्यू टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगी या फोर्स एक्सर्ट होगी एक चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर, उसको मैं F2 कह लेता हूं. और इसी तरह मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है ड्यू टू कितना डिस्टेंस उसने बी पार्ट में कहा? 15 सेंटीमीटर. और इसको हम कह लेते हैं F3 क्योंकि इस डिस्टेंस को मैंने R3 कहा हुआ है. तो ये दो तरह की फोर्सेस को मुझे फाइंड आउट करना है और यहां पर हेडिंग होनी चाहिए रिक्वायर्ड की. अब हम इसके बाद क्या करें? सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस की. तो कैलकुलेशंस की हेडिंग बनाएं और उसके बाद हम क्या करें? देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार्जेस गिवन नहीं है, लेकिन एक उसने कह दिया उनके दरमियान इतना डिस्टेंस है और बताएं डिस्टेंस बदलने से क्या होगा. इतना हम जानते हैं, अगर एक चार्ज मेरे पास Q1 है, एक Q2 है, उनके दरमियान डिस्टेंस है कोई भी. लेट से आप उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें, Q1 को इधर कर दें, Q2 को उधर कर दें, आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, तो आप जानते हैं कि उनके दरमियान लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. चार्जेस तो वही हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस सिर्फ हमने चेंज करना है. तो यहां पर मैं यूं कह सकता हूं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी. और यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा. सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं एक रेशो लिखूंगा F1 ओवर F2 के दरमियान. तो क्या बनेगा? उसी के अकॉर्डिंग इधर 1 ओवर R1 का स्क्वायर आ जाएगा और F2 का मतलब है 1 ओवर R2 का स्क्वायर आ जाएगा. क्योंकि जब भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो ना, तो आप जब रेशो लें दो चीजों के दरमियान तो वो इक्वालिटी में चेंज हो जाता है. यहां से ये क्या बनेगा आपके पास? F1 ओवर F2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर. क्योंकि ये ऊपर भी फ्रैक्शन थी नीचे भी, तो ये R2 जब ऊपर जाएगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके उलट गई. अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें और F2 को फाइंड आउट कर लें. ये मेन रिलेशन है. आप ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. F1 ओवर F2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर. F2 निकालना है, पहले रीअरेंज कर लें. F1 के साथ R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और R2 का स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा और F2 को मैं दूसरी तरफ ले गया. वैल्यूज पुट करें जी. F1 की वैल्यू 0.4, R1 हमें क्वेश्चन में गिवन था 5 सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर, और R2 कितना है? 2.5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर भी स्क्वायर. दोनों सेंटीमीटर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था.
दिस इज इक्वल टू F2। अब आप क्या करें, सिंपल 0.4 एज इट इज, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6.25 इक्वल्स टू बना ये F2 के। अब सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, 0.4 को 25 से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आता है 6.25 से डिवाइड करें, तो आपके पास ये फोर्स निकल आएगी 1.6 न्यूटन। अब ये फोर्स पहले से ज्यादा निकली है, पहले फोर्स कितनी थी 0.4, अब फोर्स क्या निकला, ये ज्यादा निकली है, इसका मतलब डिस्टेंस कम हुआ होगा। तो यही रीजन है, पहले डिस्टेंस क्या था 5 और अब डिस्टेंस कितना है 2.5, यानी डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा होगी। वही इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली कहानी है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। बहरहाल एक आंसर मेरे पास आ चुका है। नाउ अब इसी तरह F3 निकालने के लिए मैं F1 और F3 के दरमियान में रेशो लिखूंगा। तो ये क्या बनेगी, उसी तरह जैसे पहले मैंने क्या लिखा था, F1 ओवर F2 था, तो R2 का स्क्वायर ऊपर था, R1 का स्क्वायर नीचे था। तो अगर F1 ओवर F3 है तो यहां पर भी R3 का स्क्वायर ऊपर आएगा और R1 का स्क्वायर नीचे आएगा, यूं आप लिखेंगे। अब इसे रीअरेंज कर लें, F3 निकालने के लिए R1 स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 इंटू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F3। और अब इसमें पुट कर दें वैल्यूज, F1 कितना है 0.4, R1 कितना था 5 ऊपर स्क्वायर, और R2 कितना था क्वेश्चन के अंदर, वो 15 गिवन है, उसके ऊपर भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू F3। अब ये क्या बनेगा, 0.4 एज इट इज, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल्स टू F3। सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर, 0.4 को 25 से मल्टीप्लाई करें और 225 से डिवाइड कर दें, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.04। तो F3 इज इक्वल्स टू 0.04 न्यूटन। अब ये फोर्स F1 से भी कम निकली है, क्योंकि वो क्या थी 0.4। क्यों कम निकली है, क्योंकि इस दफा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, 15 हो गया ना, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स कम हो गई। बहरहाल एंड पे हम लिख देते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, यही दोनों आंसर। सो रिक्वायर्ड फोर्सेस आर, सो रिक्वायर्ड, हमें दो तरह की फोर्सेस निकालनी थी ना, सो रिक्वायर्ड फोर्सेस आर, पहली फोर्स मैंने क्या निकाली 1.6 न्यूटन, एंड दूसरी फोर्स क्या निकली 0.04 न्यूटन। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। इन शॉर्ट अगर हम क्वेश्चन के स्टार्ट में जाएं, हमने क्या किया, हमें एक फोर्स और उनके दरमियान जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है वो गिवन था, हमें दो मजीद डिस्टेंसेस बताए गए, और उन डिस्टेंसेस की वजह से हमें फोर्सेस के बारे में पूछा गया कि फाइंड आउट करें। सिंपल इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने यूज किया कि रेशियो बिटवीन फोर्सेस यानी F1 ओवर F2 करोगे तो इधर R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर आएगा, इसको यूज करते हुए F2 निकल आया। और इसी तरह अगर F1 ओवर F3 करेंगे तो R3 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर आएगा, इसको यूज करते हुए हमने F3 भी फाइंड आउट कर लिया। और यही दोनों हमारे क्या होंगे फाइनल आंसर्स, 1.6 न्यूटन एंड 0.04 न्यूटन। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 20 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, साथ साथ डाटा भी लिखेंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ। सबसे पहले जो चीज हमें बताई जा रही है वो है चार्ज, और चार्ज को सिंबॉलिकली हम Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल q से। कितना है, पॉजिटिव में है 20 माइक्रोकूलम, मींस 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 कूलम्स, पॉजिटिव चार्ज है जी। ओके, इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी आपको डिस्टेंस गिवन है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। और हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि डिस्टेंस के लिए हम d इस्तेमाल करते हैं, और वो कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर्स। इसको मीटर में कन्वर्ट करें 100 पे डिवाइड करके, दिस विल बी 0.1 मीटर्स। ओके, फिर क्या कहता है, एंड हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 किलो वोल्ट। इसका मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी गिवन है, तो वो भी मुझे लिखनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी वैल्यू सबसे पहले सिंबॉलिकली डेल्टा V से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 0.5 किलो वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ 0.5 किलो का मतलब 1000, तो 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 500 वोल्ट्स। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। करना क्या है मुझे, कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको ई की वैल्यू बतानी है बिटवीन द प्लेट्स, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बतानी है, मतलब एफ की वैल्यू भी बतानी है। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबॉलिकली हम कैपिटल ई इस्तेमाल करेंगे, और नंबर टू, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को भी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और फोर्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एफ का सिंबल, और हेडिंग बना लेते हैं रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड में मुझे दो चीजें चाहिए, नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और नंबर टू मुझे फाइंड आउट करना है फोर्स की वैल्यू। अब हम चलेंगे कैलकुलेशंस की जानिब, तो उसके लिए मैं हेडिंग बनाता हूं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस में सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही सोचना होगा। ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था डेल्टा वी ओवर डी, यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले डेल्टा वी कितना है, 500, और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 0.1 है। कितना है, 0.1। तो 500 को जब 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5000। और यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप यहां से ही दे सकते हैं। वोल्टेज का होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर, तो आप वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, या आप इसके लिए 5000 न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। जो मर्जी यूनिट दोनों में से लिख लें, दोनों सेम है। तो पहला आंसर तो मेरे पास आ गया, ई की वैल्यू उसने हमसे कही थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसी ई का रिलेशन यूज करते हुए, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है ना, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट द चार्ज, या फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहीं से आप फोर्स का रिलेशन बना लें। एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Q मल्टीप्लाई बाय ई। अब क्वेश्चन के अंदर Q कितना था हमारे पास, वो था 20 माइक्रो, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 था, और E की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है 5000। तो क्या करें, सबसे पहले इस 5000 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर 5 इंटू 2 ये 10 बना, और उसके अलावा ये 3 जीरो और एक ये जीरो, यानी 4 जीरो आपके पास आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 एज इट इज। तो ये क्या बनता है, ये 5 जीरो है 1 के बाद, तो ये आपके पास 10 रेज टू पावर 5 है, वो आपके पास 10 रेज टू पावर -6 है। ये चल क्या रहा है, बेसिकली फोर्स की वैल्यू के लिए। तो ये इकट्ठा कर दें, 5 में से 6 माइनस करें, 10 रेज टू पावर -1 आ जाएगा, और 10 रेज टू पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/10, और 1/10 कितना होता है, बेसिकली 0.1 न्यूटन। ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, या आप इसको मिली न्यूटन में भी लिख सकते हैं। 0.1 न्यूटन है, न्यूटन से मिली न्यूटन में, यानी बड़े से छोटे में जाना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास आ जाएगा 100 मिली न्यूटन। ये आपके पास आ जाएगी फोर्स। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। वैसे ऊपर जो 0.1 न्यूटन लिखा है वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई आपका गलत नहीं करेगा, तो बिल्कुल ठीक है। और अब हम लास्ट पे लिख देते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट में दोनों आंसर जो मैंने फाइंड आउट किए हैं वो हम मेंशन कर देते हैं। सो नंबर 1 मुझे फाइंड आउट क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कितना हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 5000। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5000 न्यूटन पर कूलम, एंड रिक्वायर्ड फोर्स या रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लें या फोर्स लिख लें, और वो निकली मेरे पास 100 मिली न्यूटन। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। इन शॉर्ट हमने किया क्या, हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन थी, हमें चार्ज गिवन था यहां पर, हमें उसके अलावा क्या गिवन था, डिस्टेंस गिवन था बिटवीन द प्लेट्स, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। इनको यूज करते हुए सबसे पहले ई और एफ दो चीजें हमें चाहिए थी ना, तो पहले ई के लिए ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, डेल्टा वी ओवर डी, वहां से ई निकल आया, और फिर उसी ई को इस्तेमाल करते हुए फोर्स को फाइंड आउट कर लिया क्यू मल्टीप्लाई बाय ई वाले रिलेशन से, वहां से मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड ऑन द एवरेज बाय द डिस्टेंस, उसने हमें बता दिया अप्रोक्सीमेटली 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 मीटर। सबसे पहले हमें डिस्टेंस बता दिया दो चार्जेस के दरमियान, एक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन सा है, प्रोटॉन। तो सबसे पहले यही चीज लिखते हैं, गिवन की हेडिंग बनाता हूं,
और उसमें हम लिख देंगे सबसे पहले कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस मुझे बताया जा रहा है, और वो डिस्टेंस कितना बताया गया है हमें, यहाँ पर डिस्टेंस को उसी तरह r से शो करते हैं। 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 मीटर, सिर्फ ये बताया मुझे और कुछ नहीं बताया उसने कहा क्या, फाइंड द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन इट्स स्टेट या इन दिस स्टेट, जो भी है। हमें क्या करना है, दो फोर्सेस में रेशो फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 यानी दोनों के मुझे चार्जेस पता होने चाहिए, और ग्रेविटेशनल में दोनों के मैसेज आएंगे, तो दोनों का चार्ज और दोनों का मैस आपको याद होना चाहिए, फिर आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं वन बाय वन सबसे पहले ये लिखता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए मैं Q के साथ E लिख लेता हूं, और नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम के इक्वल होता है। इसी तरह मुझे पता होना चाहिए चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, यहाँ Q के साथ छोटा सा P लिख लें, सिर्फ फर्क ये आएगा ये पॉजिटिव होते हैं, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम एज इट इज। तो चार्ज तो दोनों का सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। हाँ, दोनों का मैस वो डिफरेंट है। सबसे पहले लिखते हैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, हम m के साथ छोटा सा e लिख लेते हैं, वो वैल्यू होती है 9.109 होती है, 9.1 भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 इन केजीज। सिमिलरली एक और चीज मुझे लिखनी होगी, मैस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मैस भी आपको याद होना चाहिए, और वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, और उसके अलावा दो कांस्टेंट्स भी आएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में के की वैल्यू, जिसे आप कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, सो वैल्यू ऑफ के वो होती है नॉर्मली 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स स्क्वायर। और सेकेंडली वैल्यू ऑफ कैपिटल जी भी इस्तेमाल होगी, जिसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, दैट इज 6.673 या 674 भी कई जगहों पे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन में गिवन थी वो डिस्टेंस, और मुझे करना क्या है, अब लिखने जा रहा हूं। मुझे फाइंड आउट करना ये है रेशो, और रेशो कौन सी फाइंड आउट करनी है, FE डिवाइडेड बाय FG। FE का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और FG का मतलब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके लिए हेडिंग बना लेते हैं हम रिक्वायर्ड की। अब उसके बाद हम काम करेंगे कैलकुलेशंस में। तो हेडिंग बनाए सबसे पहले कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में मुझे फाइंड आउट करनी है ये वाली रेशो जो मैंने अभी लिखी है, और आपको दोनों के सिर्फ फॉर्मूलाज आने चाहिए, रेशो इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लिखते हैं जी सबसे पहले FE डिवाइडेड बाय FG, दोनों के फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। FE का मतलब क्या होगा, K टाइम्स Q1 Q2 होगा ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का है और दूसरा प्रोटॉन का है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ऊपर ये आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे FG है, FG होता है G इंटू मैस M1 M2 होता है, तो मैस इलेक्ट्रॉन का और मैस किसका, प्रोटॉन का, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वही है R का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे आप R स्क्वायर को तो कर देना कैंसिल, क्योंकि दोनों जगहों पे R स्क्वायर ही आ रहे हैं, बाकी आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। K की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9। उसके बाद क्या आता है, Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। फिर प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव में होगा, सेम वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, डिवाइडेड बाय नीचे G की वैल्यू सबसे पहले
6.673 into 10 raised to power minus 11 multiply by mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 और फिर प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27। बस ये काम करूंगा, यहां से ये -1.6 लिखा था मैंने इसे प्लस लिख दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज जो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो फॉर्मूले के अंदर ये Q1 और Q2 जो है ना, ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स होते हैं। यहां पर प्लस या माइनस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ वो टॉप पे मैंने बताया था आपको गिवन डाटा में कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे जो पुट करेंगे आप माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि मुझे सिंपल रेशो चाहिए, अदरवाइज रेशो में नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मुझे वैसे भी पता है ये फॉर्मूलाज जो होते हैं कि Q1 Q2 और R स्क्वायर में चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स होते हैं और मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लिखा जाता। अब क्या करेंगे, सिंपल नंबर्स को अलग कर लें। इधर से 9, उसके बाद क्या है 1.6 दो मरतबा आ रहा है, उसके अलावा नीचे क्या आ रहा है, नीचे 6.673, उसके अलावा 9.1 और उसके अलावा 1.67, ये सारे नंबर्स मैंने अलहदा कर लिए और 10 की पावर्स इकट्ठी कर लें। ऊपर क्या है 9 है, -19 है, फिर -19 है, नीचे वाला ये 10 की पावर -11 ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, ये वाला 31 भी ऊपर जाके ऐड हो जाएगा और ये 27 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब मुझे इनको करना होगा सिंप्लीफाई। सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर, सबसे पहले ऊपर वाले 3 नंबर्स को करें मल्टीप्लाई, तो ऊपर हमारे पास आएगा 23.04। अब इसी तरह करें नीचे वाले तीनों नंबर्स को भी करें मल्टीप्लाई, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 101.409 है, तो मैं 41 लिख देता हूं और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स को कर दें कंबाइन। 9 में से 19 को माइनस करें, फिर 19 माइनस करें, उसके बाद ये बाकी 3 नंबर्स को ऐड कर दें, तो ये बनेगा आपके पास 40, तो 10 की पावर 40 आ गई। अब इन दोनों को कर दें डिवाइड, यानी सिंपल आप कैलकुलेटर ऑन करें, 23.04 को डिवाइड कर दें 101.41 के साथ, तो ये आंसर आपका बनेगा 0.227। 0.227 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 40। इसे साइंटिफिक में लिख लें, इसको यूं कर लें, आप डेसिमल को एक डिजिट इधर ले जाएं, तो आपके पास क्या आएगा 2.27 और 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास, अब चूंकि डेसिमल राइट की तरफ गया तो पावर आ जाएगी मेरे पास -1 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 40 एज इट इज। अब ये 2.27 लिख लें, या अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है तो 2.3 भी कह सकते हैं, 7 को इग्नोर करें, इस वाले 2 में 1 ऐड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 39 आपका रिजल्ट होगा। यही रेशो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि इट इज अ रेशो, रेशो का यूनिट नहीं होता। रेशो बेसिकली क्या होता है, दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन होता है। तो लास्ट पे मैं लिखूंगा रिजल्ट, तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड रेशो, मुझे फाइंड आउट ही रेशो करनी थी, तो रिक्वायर्ड रेशो इज कितनी निकल आई मेरे पास, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 39। यही हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया ओवरऑल इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस गिवन था, बाकी तमाम उनके चार्जेस, उनके मैसेज मुझे पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान मुझे रेशो फाइंड आउट करनी थी। मैंने रेशो के लिए उनके फॉर्मूलाज को लिखा और उसके बाद वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया और मेरे पास इजीली एंड पे आंसर आ गया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। आफ्टर अ प्लेजेंट शॉवरिंग अ वाटर ड्रॉपलेट जिसका मास गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 किलोग्राम। सबसे पहले लिखते हैं गिवन और मुझे मास बताया जा रहा है एक वाटर ड्रॉपलेट का। ओके, यहां पर लिख लेते हैं और वो मास की वैल्यू हमें कितनी बताई है, m इज इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 इन किलोग्राम्स। ओके, इज लोकेटेड इन द एयर नियर द ग्राउंड। फिर कहते हैं एन एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 6.0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी आपको ई की वैल्यू बताई जा रही है और वो कितनी है 6.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। यूं ही समझ लें कि ये आपके पास क्या है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या है आपके पास नेगेटिव। डाउनवर्ड का ये मतलब होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ ये डायरेक्शन होगी जी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऊपर से नीचे की तरफ। और यहां पर एक वाटर ड्रॉपलेट है, ओके, जमीन के करीब यानी ग्राउंड के करीब। हमें करना क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है इन द विसिनिटी ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, द ड्रॉपलेट रिमेन्स सस्पेंडेड। ड्रॉपलेट ना यहां पर सस्पेंड हो गया है। अब सस्पेंड होने का मतलब क्या है कि जितनी उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उतनी ही उस पर क्या लग रही होगी, अपवर्ड। अब डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होती है, जो उसका वेट है, और वेट किसके बराबर होता है, mg। अपवर्ड कौन सी होगी, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, जिसको मैं F के साथ E लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहां से ये भी हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो कभी भी ऊपर की तरफ ये अट्रैक्ट ना होती, ठीक है, और वो बैलेंस हो ही नहीं सकना था ये ड्रॉपलेट। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ऊपर से अट्रैक्शन फेस हुई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, डाउनवर्ड उसका अपना वेट है, वो दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल करेंगे तब ही वो सस्पेंड हो पाएगा, अदरवाइज ये मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आंसर हमारा नेगेटिव में निकलेगा। ये डायरेक्शनल एनालिसिस से मैंने आपको क्लियर कर दिया। और मुझे करना क्या, बेसिकली उसने सिर्फ यही कहा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। आप चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, ये जो ड्रॉपलेट है या वाटर ड्रॉपलेट है, मुझे उसके ऊपर चार्ज को फाइंड आउट करना है, उसको आप Q लिख लें, स्मॉल q। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड। अब हम चलेंगे कैलकुलेशंस की जानिब, और कैलकुलेशंस में सबसे पहले तो हेडिंग बना लेना कैलकुलेशंस की। तो मैंने हेडिंग बनाई कैलकुलेशंस। यहां पर हम क्या करेंगे कि फॉर सस्पेंडेड ड्रॉपलेट आप दोनों फोर्सेस को इक्वल रखेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर सस्पेंडेड, क्योंकि ड्रॉपलेट उसने बोला सस्पेंड हो गया ना, तो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट, अगर एक ड्रॉपलेट सस्पेंड हुआ है तो उस पर लगने वाली अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक और डाउनवर्ड फोर्स यानी जो उसका वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बराबर होनी चाहिए। अब यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है, Q इंटू ई। वैसे E का फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है, F/Q। तो यहां से F का फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू ई इज इक्वल्स टू Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये तो वेट होता है ना, इसकी जगह हम mg लिख लेते हैं। अब क्या करें, यहां से Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास रिलेशन आ गया mg डिवाइडेड बाय E। ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें मास गिवन था। कितना गिवन था हमें क्वेश्चन के अंदर मास, 1.2 इंटू 10⁻⁻11, 1.2 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद G की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिखी जा सकती है, और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें बताई गई है क्वेश्चन में, 6.0 या 6 कह लें, इंटू 10⁻3। अब आप सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर और इसको सॉल्व करें। आप 1.2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसको 6 पे डिवाइड करें, तो आपके पास अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 1.96 बनेगा। और उसके अलावा 10 की पावर ऊपर -11 है, नीचे वाला 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास Q की वैल्यू आ रही है बेसिकली 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 कूलम्स। ये मैंने Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब मुझे साथ इसका साइन भी तो लिखना है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि Q इज नेगेटिव, या वी कैन से कि फ्रॉम द डायरेक्शनल एनालिसिस, फ्रॉम द डायरेक्शनल एनालिसिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो मैं लिखने जा रहा हूं वर्डिंग, फ्रॉम द डायरेक्शनल एनालिसिस Q जो है हमारे पास दैट इज नेगेटिव 1.96 इंटू 10⁻⁻14 कूलम्स। चार्ज मेरे पास नेगेटिव होगा। और यही चीज अब लास्ट में मैं क्या लिखने लगा हूं, रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो वी कैन से, यहां पर मैंने हेडिंग बनाई रिजल्ट की। सो रिक्वायर्ड चार्ज,
रिक्वायर्ड चार्ज इज, कितना निकला है मेरे पास, -1.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 कूलम्स। दिस इज द आंसर। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, अगर क्विकली इसको रिवाइज करें, हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक ड्रॉपलेट था, उसका मास गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था डाउनवर्ड। वहां से मैंने आइडिया लगा लिया कि उसने बोला कि ड्रॉपलेट जो है ना वो रिमेन सस्पेंडेड है। अगर वो सस्पेंडेड है तो इसका मतलब जितना उसका वेट है उतनी ही अपवर्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वहां से यही रिलेशन मैंने यूज किया, इनको इक्वेट किया, वेट को इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर रखा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, वहां से मैंने चार्ज निकाल लिया और फिर डायरेक्शनल एनालिसिस से मैंने कह दिया कि चार्ज नेगेटिव है, तब ही वो सस्पेंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो सिंपल, दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले लेट से मैं कहता हूं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरफ मैंने पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट बना दी और दूसरी तरफ मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेट बना दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। यहाँ पे इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। ओके, उसके एंटर होने की हमें स्पीड बता दी गई है 2.99 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बता दी गई है 300 न्यूटन पर कूलम। कहता था हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ प्लेट्स। अब प्लेट्स की जो लेंथ है ना वो हमें बता दी गई है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो प्लेट की लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है। इसका मकसद क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जाके इसको क्रॉस करना है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन कवर करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन while it is in electric field। और नंबर 2 कहता है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, will it take to pass through the field, यानी कितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से बाहर निकलेगा। उस टाइम के लिए ये डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 सेंटीमीटर। अब यही चीजें हम लिखेंगे गिवन में और फिर देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें जो चीज बताई जा रही है वो है वेलोसिटी, VI। मैं यहां पर लिख देता हूं, या स्पीड का वर्ड भी आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन VI मैं लिख रहा हूं 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बेशक फील्ड का वर्ड लिख लें या पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें, E की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 300 न्यूटन पर कूलम। फिर कहता है हॉरिजॉन्टल लेंथ। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ प्लेट्स है मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो डिस्टेंस बनता है बेसिकली। आप उस डिस्टेंस को D भी कह सकते हैं, आप S भी कह सकते हैं। 10.0 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 पे डिवाइड करें तो 0.1 मीटर बनता है ये डिस्टेंस। आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन और टाइम। तो एक चीज आपने फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन और दूसरी चीज है टाइम। तो पहले मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन स्मॉल a, और दूसरी चीज आपने टाइम वो फाइंड आउट करना है जिसके दौरान वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रीजन को, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन को क्रॉस करेगा। वो टाइम भी हमें फाइंड आउट करना है और हेडिंग बनाने लगा हूं इन दो चीजों के लिए रिक्वायर्ड की। अब सबसे पहले सोचें भाई एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ वाला। यही लिखता हूं कैलकुलेशंस के अंदर। सबसे पहले एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, और यहां से A का फॉर्मूला बन जाएगा F/m। अब इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स नहीं गिवन, लेकिन हमें इतना पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रीजन में दाखिल होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी कौन सी होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगी ना। तो इस फोर्स की जगह हम इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे। क्यों लिखा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन गया है और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। ये हमने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी यूज किया है, डिवाइडेड बाय m। अब ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। आप कहेंगे सर Q की वैल्यू और m की वैल्यू तो बताई नहीं है क्वेश्चन के अंदर। भाई Q किसका है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों वैल्यूज पहले भी एक न्यूमेरिकल में यूज हुई थी, आप चाहे गिवन में लिख लें या डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट कर लें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, यहां पर मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। यहां पर आप नेगेटिव अगर लिख भी दें लेट से यहां पर, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में वैल्यू दे देगा, यानी आंसर आपका नेगेटिव के साथ आएगा।
आप चाहें तो इस नेगेटिव को यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बता सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू हमें 300 बताई गई है और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि 1.6 को 300 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा 9.1 के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 52.74 है, 52.7 लिख लें, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -19 है और नीचे वाला 31 ऊपर जाके ऐड हो गया, तो ये क्या बनेगा आपके पास 52.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर ये 12 बन जाएगा। वैसे तो यही आंसर है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करें, 5.27 आएगा और 10 रेज टू पावर 1 आ जाएगी और साथ 10 रेज टू पावर 12 एज इट इज, तो ये आंसर आपका बनेगा 5.27 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 13। और क्या चीज हमारी चल रही है, बेसिकली ये एक्सेलरेशन है ना, तो यहां पर मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पे आप चार्ज की वैल्यू इस जगह पे माइनस पुट करेंगे तो आपके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ यहां पर साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कर लें या ना कर लें, इट्स अप टू यू। मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां से टाइम का रिलेशन आ जाएगा मेरे पास d डिवाइडेड बाय v। अब इस क्वेश्चन में d कितना था, 0.1, और v हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है और वो कितनी थी हमारे पास 2.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। तो यहां पर लिख लें 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। सबसे पहले आप 0.1 को डिवाइड करें 2.99 के साथ, तो ये हिस्सा आपको आंसर देगा 0.0334 और 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो गई, -6। अब यहां भी साइंटिफिक लिख लें, डेसिमल को 2 डिजिट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, 3.34 बनेगा और 10 की पावर -2 आ जाएगी और ये 10 रेज़ टू पावर -6 एज इट इज। अब इनको कंबाइंड कर लें, 3.34 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन 10 की पावर मिलके -8 आ जाएगी। दिस इज द टाइम इन सेकेंड्स। ये हमारा दूसरा आंसर आ चुका है और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट लिख देते हैं। तो रिजल्ट की हेडिंग बनाते हैं। हमें दो चीजें कही गई थी यहाँ पे और वो दो चीजें क्या थी, बेसिकली नंबर 1 कि एक्सेलरेशन, पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी थी मुझे, एक्सेलरेशन इज, कितना एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया, 5.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13, 5.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टाइम, मुझे टाइम को भी फाइंड आउट करना था और वो कितना निकल आया मेरे पास, 3.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 सेकेंड्स। सो सिंपल। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो चीज गिवन थी वो क्या थी, वो वेलोसिटी गिवन थी या स्पीड गिवन थी इलेक्ट्रॉन की, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और आपको वो डिस्टेंस गिवन था। मुझे एक्सेलरेशन और टाइम निकालना था। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज किया न्यूटन सेकंड लॉ में से, F/m, F की जगह QE लिखा, वैल्यूज को पुट किया मैंने, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला VT यूज करके वहां से टाइम को इजीली फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। अ डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, मैं साथ साथ डेटा भी लिख रहा हूं, साथ साथ फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एरिया की वैल्यू बताई जा रही है और एरिया कितना है जिसको कैपिटल A से हम शो करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 10 तो एज इट इज है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और सेंटी की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -2, तो 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये 10 तो एज इट इज ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और साथ मीटर स्क्वायर। अब इनको इकट्ठा कर लें, ये 10 की पावर 1 है, वो 10 की पावर -4 है, मिलके बनेगा 10 रेज़ टू पावर -3
मीटर स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया एरिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, स्टैंडर्ड यूनिट में। ओके, इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू भी गिवन है 5 इंटू 10⁵। यानी हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू, और वो कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फिर क्या कहते हैं, इफ द प्लेन ऑफ द डिस्क मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी हमें एंगल बी गिवन है और उस एंगल के लिए हम थीटा लिख लेते हैं, और वो कितना है 30 डिग्री। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई लिख लें और साथ छोटा सा ई लिख लें, ई का मतलब इलेक्ट्रिक। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड। क्या करें, सोचें फॉर्मूला, और सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं यहां पर कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशंस में फिर क्या फॉर्मूला यूज करना है आप सोचें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो आपके जहन में फॉर्मूला आएगा जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉज ऑफ थीटा, या ई डॉट ए भी कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, या ई ए कॉस थीटा आप डायरेक्टली लिख लें। ई कितना है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 इंटू 10⁵, ए कितना है 10⁻⁻3, और कॉस के साथ आ जाएगा 30 डिग्री। क्या बनाइए, 5 एज इट इज, 10⁵ और 10⁻3 जब इकट्ठा करोगे तो 10⁻⁻ आ जाएगा 2, और कॉस थीटा होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, कॉस 30 की वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। 5 इंटू 10⁻2 का मतलब है 500 मल्टीप्लाई बाय √3/2। तो 500 को 2 पे डिवाइड करें, 500/2 ये 250 आ जाएगा। तो 250 मल्टीप्लाई बाय √3, ये मेरे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, या कैलकुलेटर से 250 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 433 के लगभग भी आ सकता है। आपकी बुक में चूंकि यही है तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। हाँ, यूनिट लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी वैल्यू निकल आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और यही चीज हम लास्ट पे लिख देते हैं रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो वी कैन से, रिजल्ट में लिखते हैं कि सो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या सिंपल लिख लें फ्लक्स इज 250 मल्टीप्लाई बाय √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें गिवन थी, उसमें एरिया था, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी, और एंगल गिवन था। इन्हीं तीनों को यूज करते हुए हमने फ्लक्स को इजीली फाइंड आउट कर लिया, ई ए कॉज ऑफ थीटा। सो सिंपल, यही हमारा आंसर होगा 250 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। अ सर्कुलर कॉपर रॉड इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कुलर कॉपर रॉड है हमारे पास। सर्कुलर का मतलब है जो इस तरह, जिसका डायमीटर एक सर्कुलर फॉर्म में बेसिकली, या थिकनेस कह लें। ये एक वायर है मेरे पास इस तरह, उसकी जो टोटल लेंथ है उसने हमें बताई, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ओके, हैज 1 सेंटीमीटर डायामीटर। उसका ये जो डायामीटर है ये उसने हमें बता दिया 1 सेंटीमीटर, मींस थिकनेस। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स, या अक्रॉस इट्स एंड। आपने क्या करना है, उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ओके, फिर क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब एक और डाटा बता रहा है कि आपने स्क्वायर की एक साइड को फाइंड आउट करना है। क्रॉस सेक्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टंगस्टन रॉड। एक टंगस्टन रॉड है, लेकिन उसकी जो साइड है ना वो सर्कुलर नहीं है, वो स्क्वायर है। जैसे लेट से स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों साइड्स क्या हो, सेम हो। इस तरह की एक लॉन्ग वायर है, ये समझ लें। लेंथ उसकी भी कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर टंगस्टन की। उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर फॉर्म में। आपने क्या करना है, उस स्क्वायर की एक साइड को फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाली लेंथ को फाइंड आउट करना है। लेट से ये स्मॉल एल है, ये वाली लेंथ भी स्मॉल एल होगी क्योंकि स्क्वायर है, लेंथ और वेट सेम होती है। मुझे ये लेंथ को फाइंड आउट करना है इस पार्ट में,
ओके, फिर आगे क्या कहता है, इफ इट्स रेजिस्टेंस इज द सेम, यानी जो रेजिस्टेंस निकलेगी कॉपर की वही रेजिस्टेंस होगी इसकी, तो रेजिस्टेंस दोनों की सेम है, ये उसने हमें बता दिया। और इसके अलावा हमें कुछ चीजें बताई जा रही हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर भी गिवन है और रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन भी हमें गिवन है क्योंकि ये यूज होनी है। तो हम वन बाय वन क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डाटा, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। मैं सबसे पहले लिखूंगा एक कॉपर सर्कुलर रॉड है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम लिख लेते हैं लेंथ। अब चूंकि कॉपर की बात हो रही है तो एल के साथ छोटा सा सी लिख लें। 50 सेंटीमीटर का मतलब होगा 0.5 मीटर्स। ओके, कहता है हैज 1 सेंटीमीटर डायामीटर, इसका डायामीटर भी गिवन है। डायामीटर को सिंबॉलिकली हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी 100 पे डिवाइड करें तो 0.01 मीटर्स। ओके, फाइंड द रेजिस्टेंस, वो हम रिक्वायर्ड में लिख लेंगे कि मुझे क्या करना है, मैं यहां पर लिख लेता हूं साथ साथ, मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। किसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कॉपर की। उसके लिए मैं आर के साथ सी लिख लेता हूं, ये मुझे नंबर 1 फाइंड आउट करनी है। ओके, फिर कहता है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, हमें क्या करना है, ये साइड जो मैंने स्मॉल एल लिखी थी ये भी फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की, वो भी यहां पर लिख लें। साइड लेंथ कह लें या साइड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसके लिए आप स्मॉल एल के साथ टी लिख लें, टंगस्टन की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ओके, बाकी देखते हैं। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टंगस्टन, यानी टंगस्टन की जो लेंथ है ना, यहां पर मैं लिख लेता हूं गिवन में लेंथ कितनी है, इसी दफा फिर हम एल लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था और साथ छोटा सा टी, यानी टंगस्टन 50 सेंटीमीटर है, मींस 0.5 मीटर बनेगा ये। और हमें लास्ट पे क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 1.69 इंटू 10⁸, यहां पर लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी किसकी गिवन है, सबसे पहले मुझे कॉपर की, उसके लिए मैं क्या करूंगा, रो के साथ छोटा सा सी लिख लेता हूं। 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओहम मीटर। और इसी तरह रेजिस्टिविटी किसकी गिवन है, टंगस्टन की, 5 इंटू 10⁻⁸। एक और लिख लें रेजिस्टिविटी, लेकिन इस दफा किसकी आएगी हमारे पास, टंगस्टन की। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंबॉलिकली रो के साथ टी लिख लूंगा, 5.0 या 5 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर्स। और ये दो चीजें जो थी ये हमने फाइंड आउट करनी थी, यहां पर मैंने हेडिंग बना ली रिक्वायर्ड की। क्या करें, सबसे पहले तो मुझे ये आर फाइंड आउट करना है ना कॉपर के लिए, तो चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। और हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सोचें। आप फौरन कहेंगे सर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो अगर कॉपर की बात कर रहे हो यहां पर आर सी आ जाएगा, रो भी सी आ जाएगा, लेंथ भी कॉपर की आ जाएगी और एरिया भी कॉपर का आ जाएगा। अब कॉपर का जो एरिया है ना, कॉपर है सर्कुलर, ये वाला मटेरियल, और सर्कुलर में क्या होता है, आपने एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या बनेगा, एरिया की जगह रो एज इट इज, लेंथ एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन में डायमीटर है, तो डायमीटर को आप हाफ कर लें, वहां से आपके पास रेडियस आ जाएगा। ये डायमीटर था हमारे पास 1 सेंटीमीटर, आप इसे जब हाफ करेंगे आपके पास रेडियस आ जाएगा, या आप यहीं पे उसकी वैल्यू पुट कर लें। क्या बनेगा, बेसिकली रो एज इट इज, लेंथ एज इट इज डिवाइडेड बाय पाई, आर की जगह जब d/2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा d का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। अब रेडियस का स्क्वायर है तो d का भी स्क्वायर आ जाएगा और 2 का भी स्क्वायर, तो ये बनेगा पाई d स्क्वायर ओवर 4 बनेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले हम पुट करेंगे रो की वैल्यू 1.69 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी थी 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.142 होती है, डी स्क्वायर, डी कितना है 0.01 का स्क्वायर ओवर 4 है, वो 4 में ऊपर जाके क्या करवा देता हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको कर लें सिंप्लीफाई,
सबसे पहले 1.69 को 0.5 से और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 3.38 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -8 एज इट इज। अब नीचे क्या बनेगा, 0.01 का स्क्वायर लें और उसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा आपके पास 0.000314 या आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर इसे 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर -4 भी आंसर दे सकता है, कोई मसला नहीं है। यानी आप इसे यूं भी लिख सकते हैं ना, मैं दोबारा ये स्टेप लिख देता हूं, ऊपर वाला 3.38 एज इट इज और नीचे वाला अगर साइंटिफिकली कैलकुलेटर आंसर दे तो 3.14 और 10 रेज टू पावर -4 भी आ सकता है। ऊपर है 10 रेज टू पावर -8। अब सिंपल कैलकुलेटर पकड़े 3.38 को 3.14 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बनेगा 1.076 है, यानी 1.08 कहा जा सकता है और 10 की पावर ऊपर -8 है, नीचे वाला 4 ऊपर जाके ऐड हो गया तो आपका रिजल्ट बना 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 और यूनिट क्या होगा, ओहम, क्योंकि मैंने फाइंड आउट की है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। पहला आंसर तो मेरे पास बड़ा इजीली निकल आया फॉर्मूला यूज करके। नाउ अब हमें क्वेश्चन में गिवन थी एक चीज, आर सी जो है ना वो किसके इक्वल है, आर टी यानी टंगस्टन के इक्वल, और ये मुझे क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आर टी जो है टंगस्टन की जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम ही ली जाएगी 1.08 10 रेज टू पावर -4 ओहम्स। अब हम क्या करेंगे, टंगस्टन के लिए फॉर्मूला यूज करके वो स्मॉल एल फाइंड आउट करेंगे जो हमें चाहिए। नाउ एज वी नो, अगेन वही फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, लेकिन यहां पर टंगस्टन की वैल्यूज अब होंगी, लेंथ भी टंगस्टन की और एरिया भी टंगस्टन का। ओके, दिस इज रो एज इट इज, लेंथ डिवाइडेड बाय टंगस्टन, चूंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर था तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, चूंकि स्क्वायर में दोनों साइड सेम होती हैं तो आप लेंथ इंटू लेंथ भी कह सकते हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ यानी आप उसका स्क्वायर लिख लें। ये फर्क है मेन। इससे पहले कॉपर के केस में मैंने एरिया लिखा था पाई आर स्क्वायर, लेकिन टंगस्टन के केस में पाई आर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि टंगस्टन जो है उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर फॉर्म में है और उसका बनेगा वही लेंथ का स्क्वायर। यहां से आप ये स्मॉल एल फाइंड आउट कर सकते हैं। रीअरेंज करें इसे, इज इक्वल्स टू रो टी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ टंगस्टन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन। अब ये वैल्यूज को पुट कर दें। सबसे पहले रो टी की वैल्यू क्या थी, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -8 क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ कितनी है, इसकी भी 50 सेंटीमीटर थी 0.5 और आर हमने अभी फाइंड आउट किया 1.08 के साथ 10 रेज टू पावर -4। सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.5 आ जाएगा और उसको 1.08 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा आपके पास 2.31 अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर। सो 2.31 और साथ आपके पास आएगी 10 की पावर ऊपर -8 है, नीचे वाला 4 ऊपर जाके प्लस, सो 2.31 के साथ आ गया 10 रेज टू पावर -4 और इधर है लेंथ के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ ले लें अंडर रूट, सो लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.31 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। 2.31 का अंडर रूट ले लें, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 1.52 आएगा और 10 की पावर -4 का अंडर रूट होगा 10 रेज टू पावर -2। कैसे, क्योंकि 10 रेज टू पावर -4 ऊपर अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो अब कर लें 2 2 4 हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 रेज पावर -2, या आप ये भी कह लें 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 1.52 के साथ 10 रेज टू पावर क्या है -2 और आप 10 रेज टू पावर -2 की जगह सेंटी भी कह सकते हैं, तो 1.52 सेंटीमीटर भी रिजल्ट लिखा जा सकता है। तो यही दोनों आपके रिजल्ट्स हैं जो हम लास्ट पर लिखने जा रहे हैं। तो यहां पर रिजल्ट की बनाएं हेडिंग, सो वी कैन से कि सो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, पहली चीज क्या थी मेरे पास, रेजिस्टेंस ऑफ, किसकी बात हो रही थी, कॉपर की, इज कितनी निकली हमारे पास 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 ओहम एंड साइड लेंथ ऑफ, साइड लेंथ ऑफ किसकी बात हो रही थी, स्क्वायर
और ये किसकी बात हुई है? टंगस्टन की, ऑफ टंगस्टन रॉड, और वो कितनी हमारे पास निकली? दैट इज 1.52 सेंटीमीटर्स। ये आपका होगा ओवरऑल आंसर। काफी लेंथी क्वेश्चन था। इन शॉर्ट हमने किया क्या? सबसे पहले क्वेश्चन में से हमने लिखा डाटा। हमें कॉपर के केस में लेंथ गिवन थी, डायमीटर गिवन था, टंगस्टन की भी लेंथ गिवन थी हमारे पास, और दोनों की रेजिस्टिविटी गिवन थी। मुझे क्या करना था? कॉपर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना था, और वही रेजिस्टेंस को टंगस्टन के इक्वल रख के वहां से लेंथ या साइड ऑफ अ स्क्वायर किसकी? टंगस्टन की फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके मैंने बहुत इजीली कॉपर की रेजिस्टेंस निकाली। बस एरिया की जगह मैंने यूज किया पाई आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये फाइंड आउट करने के बाद मैंने ये कंडीशन जो क्वेश्चन में थी कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन, वो यूज करके टंगस्टन की रेजिस्टेंस लिखी मैंने, और फिर दोबारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर टंगस्टन यूज किया। लेकिन अब इस एरिया की जगह मैंने लिख लिया लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो स्क्वायर था, और वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करते हैं। अ कॉपर वाइंडिंग of an electric fan has a resistance of 50 ohm at 20 degree centigrade. After running for some time, यानी पंखा कुछ देर चलता है, the resistance becomes 52, resistance बढ़ गई। How much is the increase in temperature? तो बताएं टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आएगा ऑफ द वाइंडिंग, और अल्फा की वैल्यू हमें फॉर कॉपर, ये कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है 0.0039 पर केल्विन। तो लिखते हैं डाटा, और फिर इजीली हम फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा। सबसे पहले क्या चीज बताई जा रही है? रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस आप इसे कह लें। इनिशियल रेजिस्टेंस किसकी बात हो रही है? कॉपर की, और वो कितनी हमारे पास? R1 इसे कह लें, दैट इज 50 ओहम। इसी तरह उसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? वो थर्ड लाइन में लिखी हुई है। फाइनल रेजिस्टेंस कितनी बताई जा रही है हमें? R2 उसको कह लें, और वो है 52 ओहम्स, और हमें इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर, और वो कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वी कैन से इनिशियल टेम्परेचर के लिए आप T के साथ बेशक O लिख लें, ओरिजिनल टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास गिवन है, और हमें अल्फा भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। वैल्यू ऑफ अल्फा वो है 0.0039 पर केल्विन, और करना क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग बनाते हैं रिक्वायर्ड की, और वहां पर हम लिख लेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां पर लिख लेते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। वैसे नॉर्मली इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम शो करते हैं डेल्टा टी से, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर जो आपकी बुक में है वो स्मॉल टी लिखा हुआ है, हम ये यूज करेंगे। और अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। सो कैलकुलेशंस में सिंपल आप लोगों ने अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, वही आप यहां पर यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था जी? एज वी नो अल्फा इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस में चेंज R फाइनल माइनस R इनिशियल, यानी R2 माइनस R1 हेयर, डिवाइडेड बाय क्या आएगी आपके पास? R1 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये स्मॉल टी जो है ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ये टाइम नहीं है। इसको रीअरेंज करें, टी इधर ले आए तो अल्फा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज पुट करते हैं। R2 कितना था हमारे पास? 52। R1 कितना था? 50 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? R1 की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय 0.0039 जो अल्फा की वैल्यू है। ऊपर आ गया 2, 52 माइनस 52। नीचे आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 0.195। और अब आप सिंपल क्या करें? कैलकुलेटर पकड़ें, 2 को 0.195 से डिवाइड कर दें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 10.256 है। और यूनिट क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर है, आप इसको केल्विन भी कह सकते हैं या आप इसको सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। सो वी कैन से आप ये भी आंसर लिख सकते हैं 10.256 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर,
और चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड में या केल्विन में क्या होता है, सेम होता है। और यही चीज अब लास्ट में लिखने जा रहा हूं मैं रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो वी कैन से कि सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मुझे फाइंड आउट क्या करना था, इंक्रीज किसमें, टेम्परेचर में। सो वी कैन से इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कितना निकला हमारे पास, 10.256 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें हमने किया क्या, हमें इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल टेम्परेचर गिवन थे, अल्फा भी गिवन था, मुझे इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना था। यहां पे ये 20 डिग्री यूज नहीं हुआ क्योंकि उसने फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा, उसने इंक्रीज पूछा, और मैंने ये फॉर्मूला अल्फा का यूज करते हुए इंक्रीज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। अगर वो कहता ना फाइनल टेम्परेचर निकालो, तो आपने इंक्रीज निकाला 10.256, फिर आप क्या करते हैं, इनिशियल कितना है 20, उसमें इतना इंक्रीज आया तो फाइनल टेम्परेचर होना था 30.256, लेकिन यहाँ पे चूंकि इंक्रीज पूछा था हमने इंक्रीज को इजीली फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आपकी बुक में इसका आंसर 10.3 है, तो 10.256 है, इसे जब राउंड ऑफ करें तो ये अब 10.2 के बाद 5 आ रहा है ना, तो आप क्या करें, 2 में 1 ऐड करें, तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं, और 10.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स अप टू यू, 10.3 डिग्री सेंटीग्रेड या 10.3 केल्विन। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ कॉपर वायर ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, हमें सबसे पहले लेंथ गिवन है, साथ साथ लिखते हैं डाटा। तो मैंने गिवन की हेडिंग बनाई, हमें क्या चीज गिवन है, सबसे पहले लेंथ। अब लेंथ के लिए हम क्या करें, सिंबॉलिकली कैपिटल एल लिख लेते हैं, और इस दफा 50 मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ओके। एंड 150 माइक्रोमीटर थिकनेस, थिकनेस का मतलब क्या होता है, डायामीटर। सो डायामीटर, या आप थिकनेस का वर्ड भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमें गिवन है, उसे डी कह लें, वो है 150 माइक्रोमीटर्स, यानी आप इसे यूं लिख सकते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 मीटर्स, और मजीद लिखना है तो इसे 1.5 लिखें, 2 डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है, 10 रेज टू पावर 2 आएगा ना, तो 10 रेज टू पावर 2 और वो -6 एज इट इज, तो ये मिलके बन जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 -6 आ जाएगा -4 मीटर्स। अब यूं भी लिख सकते हैं साइंटिफिक में किसको, डायामीटर को। उसके बाद हमें क्या गिवन है, थिक इज हंग वर्टिकली देन द करंट ऑफ 1 एम्पेयर, मुझे करंट गिवन है कितना, 1 एम्पेयर, वो भी लिखें यहां पर। सो करंट की वैल्यू, यानी जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1 एम्पेयर, इज पास्ड अक्रॉस द एंड्स फॉर 50 सेकेंड्स। हमें टाइम भी गिवन है कि कितनी देर के लिए वो करंट फ्लो करता है या पास करता है, वो टाइम है 50 सेकेंड्स। करना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नंबर 1 मुझे फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस, ओके, एंड हीट डेसिपेटेड, जिसको आप क्यू कह सकते हैं या एच भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दो चीजें निकालनी, और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर हमें गिवन है 1.69 इंटू 10 रेज टू पावर -8, वो भी लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू कॉपर की गिवन है, ये आपको वैसे याद भी होनी चाहिए, चंद न्यूमेरिकल्स में ये नहीं भी बताई जाती, बहरहाल इसमें बताई गई है। 1.69 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओहम मीटर्स। अब चलते हैं रिक्वायर्ड में। अब रिक्वायर्ड में क्या चीजें उसने हमसे पूछी, दो चीजें। नंबर 1 हमसे क्या पूछा गया, रेजिस्टेंस किसकी, उसी कॉपर की, मतलब मुझे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, आर लिख लेते हैं। और नंबर 2 मुझे क्या करना है, हीट, उसने जो क्वेश्चन में वर्ड यूज किया डेसिपेटेड, तो हीट डेसिपेटेड हमने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम कैपिटल क्यू का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब मूव करते हैं कैलकुलेशंस में। तो सोचें सबसे पहले रेजिस्टेंस का क्या वही फॉर्मूला नहीं होना चाहिए जो इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने यूज किया था, तो आप फौरन कहेंगे यस, वही मैं यूज करूंगा यहां पे। एज वी नो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर फिर वही बात है, एरिया हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, हमें डायामीटर गिवन है, तो आप क्या करें, इसी को फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लें। रो एल ओवर एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की जगह जब डी ओवर 2 लिखेंगे तो ये बनेगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4। सिंपल हिंट भी बता देता हूं, एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह जब डी बाई 2 पुट करोगे
तो d का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये बन जाता है पाई इंटू डी स्क्वायर ओवर 4। अब वैल्यूज पुट कर दें। रो की वैल्यू है 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 8। क्वेश्चन के अंदर यहां पर जो लेंथ थी वो 50 मीटर्स थी, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 और साथ डी स्क्वायर है, और डी हमें क्वेश्चन में कितना था 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 ऊपर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले क्या करें, ये 4 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दें। तो सबसे ऊपर क्या बनेगा 1.69 है, साथ 50 है और साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और 10 रेज टू पावर 8 को यानी माइनस 8 को मैंने लास्ट पे लिख दिया। नीचे क्या बनेगा 3.14, उसके साथ 1.5 का आपने स्क्वायर लेना है, 1.5 का स्क्वायर और 10 रेज टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर 10 रेज टू पावर माइनस 8 आ जाएगी। और इससे आसानी क्या होगी, ये 10 रेज टू पावर माइनस 8 आपस में क्या हो गई, कैंसिल। अब सबसे पहले ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 338 और इसी तरह नीचे 1.5 का पहले लें स्क्वायर और उसको 3.14 यानी पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा आपके पास 7.068। अब सिंपली 338 को 7.068 पे डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 47.81। एक्चुअली ये 7.068 के बाद 5 भी था, अगर ये 4 डिजिट आप डेसिमल के बाद लिखें फिर 338 को इस पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। नाउ अब मुझे क्या करना है, वो हीट डेसिपेटेड यानी Q को फाइंड आउट करना है, और हीट डेसिपेशन के लिए हमने जाउल्स लॉ पढ़ा हुआ है, I स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला। यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। इस क्वेश्चन में करंट कितना था 1 एम्पेयर, उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट की 47.81 और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था क्वेश्चन के अंदर 50 सेकेंड्स। तो सिंपल 47.81 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास बनेगा 2390.5 और चूंकि हीट डेसिपेशन की बात हो रही है तो यूनिट होगा एनर्जी यानी हीट का जाउल्स। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। और ये दोनों आंसर जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये दोनों अब मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्ट में। सो नंबर 1 रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज, पहले हम रेजिस्टेंस लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज कितनी फाइंड आउट की हमने 47.81 ओहम एंड हीट डेसिपेटेड, जो हमने दूसरी चीज फाइंड आउट करनी थी वो क्या थी, हीट डेसिपेटेड, वो कितनी निकली हमारे पास 2390.5 जाउल्स। दिस विल बी द आंसर। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सा डेटा गिवन था, हमें यहां पर लेंथ गिवन थी, हमें डायमीटर गिवन था, करंट और टाइम भी गिवन थे और रेजिस्टिविटी भी गिवन थी। मुझे क्या करना था, रेजिस्टेंस और हीट डेसिपेटेड फाइंड आउट करने थे। दोनों के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करें। रेजिस्टेंस का रो एल ओवर ए यूज किया, एरिया की जगह मैंने वही पाई इंटू आर स्क्वायर यानी पाई डी स्क्वायर ओवर 4 पुट कर दिया, सॉल्व किया, रेजिस्टेंस निकल आई। फिर मैंने क्या किया, हीट का फॉर्मूला यूज किया आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने जाउल्स लॉ में पढ़ा हुआ है। इसमें वैल्यूज पुट की और मेरे पास हीट की वैल्यू भी निकल आई। सो दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। अब ये मैंने एग्जैक्ट आंसर्स लिखे हैं, आपकी बुक में ये 47.8 तक रिजल्ट लिखा हुआ है, तो अब वो भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 47.8 है। लेकिन जब यहां पर भी आप 47.8 पुट करेंगे ना, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 2390 तक आएगा। तो आपकी बुक में 2390 है, अब वो भी रिजल्ट लिख सकते हैं, इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। 2390 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो माइनर सा मैटर नहीं करेगा। ये भी आंसर ठीक है, मैंने जो लिखा हुआ है आपकी बुक वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। लास्ट न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 10 की बात करते हैं। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट। सबसे पहले यही चीज पढ़ के मैं लिखता हूं गिवन डाटा, और हमें क्या चीज सबसे पहले बताई जा रही है, ईएमएफ। और ईएमएफ के लिए मैं कैपिटल ई लिख लेता हूं, कितना है 12 वोल्ट। ओके, इट इज कनेक्टेड टू अ 3.6 ओहम रेजिस्टर,
यानी हमने क्या किया, उसे 3.6 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं रेजिस्टर, या रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 3.6 ओम। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। फिर कहते हैं इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.2 ओम, एक और रेजिस्टेंस है, उसे आप स्मॉल आर कहेंगे रेजिस्टेंस, और वो क्या है मेरे पास इंटरनल है, उसको हम लिख लेंगे स्मॉल आर, और वो है 0.2 ओम। आप अपनी आसानी के लिए यहां पर एक्सटर्नल का वर्ड और यहां पर इंटरनल का वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली डिफरेंस में नजर आ रहा है, एक्सटर्नल के लिए कैपिटल आर होता है, इंटरनल के लिए स्मॉल आर। करना क्या है मुझे, व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, मुझे फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज को सिंबॉलिकली हम शो करते हैं कैपिटल वी के साथ छोटा सा टी। टी मींस टर्मिनल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें, और यहां पर हेडिंग बना लेते हैं रिक्वायर्ड। ओके, अब क्या करें, मुझे टर्मिनल वोल्टेज के लिए यूज करना होगा फॉर्मूला। सो कैलकुलेशंस, सबसे पहले हम कैलकुलेशंस में जाते हैं, हेडिंग बनाते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली, आपने मेन फॉर्मूला पढ़ा था ई यानी ईएमएफ का, टर्मिनल वोल्टेज और प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मसला है, हमें ईएमएफ गिवन है लेकिन आई की वैल्यू नहीं गिवन। तो सबसे पहले आप आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब आई की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली उसके लिए एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो यूज करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। सो एज वी नो, आई इज इक्वल्स टू EMF divided by sum of the resistances, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहां पर वैल्यूज पुट करके पहले I निकाल लें। EMF क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमें 12, और नीचे क्या वैल्यूज हैं 3.6 है और 0.2 है। तो ऊपर 12 बना और नीचे बनेगा 3.8। सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर, 12 को 3.8 के साथ डिवाइड कर दें, सो 3.1579। मैं 4 डिजिट लिखूंगा डेसिमल के बाद ताकि आंसर मेरा बिल्कुल सही निकले एंड पे। सो 3.1579 मेरे पास आ जाएगा, किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू इन एम्पेयर्स। ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें तो फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज। सो नाउ अब मैं यूज करूंगा फॉर्मूला ईएमएफ का, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इंटू स्मॉल आर। यहां से रीअरेंज करें तो वी टी फाइंड आउट करना है, तो आई इंटू स्मॉल आर इधर आके माइनस हो जाएगा ई में से, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर बनता है। ई 12 है, माइनस आई कितना निकला 3.1579, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.2। सबसे पहले इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, यानी 3.1579 को 0.2 से क्या करें, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा आपके पास 12 तो एज इट इज है, तो ये बनेगा 0.63158। अब 12 में से ये नंबर को करें माइनस, तो 11.3684 बनता है। 11.36 आपके पास आएगा 84। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक लाना चाहते हो, तो ये 3 है, उसके बाद ये डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है 11.4 आंसर लिखा जा सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो यही हम लास्ट पे अब लिख देंगे रिजल्ट में। सो वी कैन से हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना था, तो लिख लेते हैं, सो रिक्वायर्ड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज जैसे भी आप लिखना चाहें इज 11.4 वोल्ट। सिंपल। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, बेसिकली हमें क्या गिवन था, ईएमएफ गिवन थी, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन थी, मुझे टर्मिनल वोल्टेज निकालना था। उसे फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने करंट फाइंड आउट किया, ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर, करंट निकला। फिर मैंने ये मेन फॉर्मूला यूज किया ईएमएफ का इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इंटू स्मॉल आर, और उसको रीअरेंज करके इजीली मैंने टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल, and this is totally about the overall numericals of chapter number 9.